हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेसलुक। प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। बहुत ही बढ़िया ये शो था, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, और बहुत ही बढ़िया मैचेस थे। तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं हमारे एजे स्टाइल्स और उनके साथ होते हैं डॉल्फ जिगलर, और इन दोनों का मैच होने वाला होता है अगेंस्ट जजमेंट डे। और इन दोनों टीम्स का मैच स्टार्ट होने से पहले कुछ पुरानी यानी पिछले हफ्ते मंडे नाइट रॉ की कुछ झलकियां दिखाई जाती हैं, जहां पे बेथ फिनिक्स ने एज को बचा लिया था जजमेंट डे से। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही शानदार था, नो डाउट अबाउट दैट। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी चारों सुपरस्टार्स की। मैं इसे पेपर व्यू लेवल का मैच ही मानूंगा। अब चलते हैं एंडिंग मोमेंट की तरफ, जहां पे डॉल्फ जिगलर और डेमिन प्रीस्ट थे लीगल, और फिन बेलर ने थोड़ी सी चुल ले ली इस मैच में और जिगलर हो गए पिन। डेमिन प्रीस्ट ने उन्हें पिन कर दिया अपना फिनिशर लगा के। तो जजमेंट डे को एक विक्ट्री की जरूरत थी, वो उन्हें मिल गई और फिर वो सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी बिग स्क्रीन यानी टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर दिखते हैं हमारे एज, और वो आ रहे होते हैं रिंग की तरफ। इतने बीच कमर्शियल आ जाता है। कमर्शियल के बाद वापस आके प्रोमो कट कर रही होती है हमारी जजमेंट डे, और रिया रिप्ली बात करती है रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में, जबकि डेमिन प्रीस्ट शॉट लेते हैं एज के ऊपर। जिसके बाद म्यूजिक प्ले होता है एज का, और एज आ जाते हैं बाहर। एज रैंप पे होते हैं और उन्होंने एक प्रोमो कट किया जहां पे उन्होंने जजमेंट डे के बारे में ये कहा कि जजमेंट डे ने कुछ नहीं सीखा जब मैं उन्हें लीड करता था या हेड करता था। अब सिचुएशन थी 3-on-1 की, और एज तो अकेले थे, लेकिन तभी उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं मिस्टीरियो यानी रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो। अब क्या होता है कि एज और बेलर और डेमिन प्रीस्ट और रे मिस्टीरियो रिंग साइड के बाहर लड़ रहे होते हैं, और रिंग में होती है रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो। और रिया रिप्ली डोमिनिक मिस्टीरियो को थोड़ा सा मक्खन लगा रही थी कि भैया कैंडो स्टिक छोड़ दो, आराम से छोड़ दो, थोड़ा आराम से छोड़ दो, वगैरह वगैरह। और मजे की बात की डोमिनिक मिस्टीरियो मान गए और रिया रिप्ली ने कैंडो स्टिक ले भी ली उनसे, और फिर पिटाई होने ही वाली थी डोमिनिक मिस्टीरियो की, तभी उनको मिल गया बैकअप। एज और रे मिस्टीरियो आ जाते हैं और रिया रिप्ली को वहां से भागना पड़ जाता है, और जजमेंट डे को भी वहां से भागना पड़ जाता है। और इस सेगमेंट के बाद इन दोनों टीम्स का मैच सेट हो गया क्लैश एट दी कासल के लिए, जहां पे रे मिस्टीरियो और एज चैलेंज करेंगे द जजमेंट डे को, बेसिकली फिन बेलर और डेमिन प्रीस्ट को। और इस मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो का ना ऐड होना, मुझे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक सुगंध आ रही है कि कुछ ना कुछ बड़ा पंगा होने वाला है इस मैच में। इसके बाद अगला मैच था बियांका ब्लेयर, एलेक्सा ब्लिस और आस्का वर्सेस एक लोकल टैलेंट्स की पूरी टीम थी, और ये ट्रायोस मैच था। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच ये भी बहुत अच्छा था, और ज्यादा टाइम लगा भी नहीं आस्का और एलेक्सा ब्लिस और बियांका ब्लेयर वाली टीम को इन लोकल टैलेंट्स को हराने के लिए। और आस्का के सबमिशन की मदद से बियांका ब्लेयर और एलेक्सा ब्लिस और आस्का वाली टीम जीत भी गई। और इसके बाद इन तीनों ने मिलकर एक प्रोमो कट भी किया था, और उस प्रोमो में बेसिकली बात हो रही थी बेली, डिकोटा काय और रियो शिराय के बारे में, क्योंकि इन तीनों टीम्स का डैमेज कंट्रोल की टीम के साथ मैच होने वाला है क्लैश एट दी कासल में। जिसके बाद एंट्री होती है हमारे लेजेंड, हॉल ऑफ फेमर और होम टाउन बॉय कर्ट एंगल की। और बॉय वाली लाइन थोड़ी संभाल लेना, शायद मैंने ये फ्लो में कह दी। तो कर्ट एंगल बात कर रहे होते हैं क्लैश एट दी कासल के बारे में, और क्लैश एट दी कासल को प्रमोट कर रहे होते हैं। और उनका होम टाउन का क्राउड था, तो पॉप बहुत बढ़िया मिल रहा था क्राउड की तरफ से, अच्छा रिएक्शन मिल रहा था। तभी एंट्री होती है चैट गेबल की यानी अल्फा एकेडमी की, और साथ में होते हैं ओटिस। चैट गेबल बात करते हैं कर्ट एंगल के लेजेंडरी करियर के बारे में, पूरे करियर के बारे में वो बात करते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि कर्ट एंगल को ज्वाइन कर लेनी चाहिए अल्फा एकेडमी। और चैट गेबल बहुत सारे टोंट मार रहे थे क्राउड को, और क्राउड उन्हें बहुत तगड़ा बू भी कर रहा था। अब अल्फा एकेडमी ने कर्ट एंगल को दी उनकी जैकेट पहनने के लिए, और साथ ही साथ ऑफर किया कि वो अल्फा एकेडमी को ज्वाइन कर ले, लेकिन ऐसा उन्होंने ऑफर को कर दिया रिजेक्ट। और ये सब देख के ओटिस का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कर्ट एंगल को मतलब लाइक लपेटने की कोशिश करी, लेकिन तभी एंट्री होती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स की। स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने चैलेंज कर दिया अल्फा एकेडमी को। अल्फा एकेडमी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन कंडीशन ये थी कि कर्ट एंगल को ज्वाइन करना पड़ेगा अल्फा एकेडमी को, और हर बात माननी पड़ेगी चैट गेबल की अगर इस मैच को अल्फा एकेडमी जीत जाती है। तो कंडीशन एक्सेप्ट हो गई और इन दोनों टीम्स का मैच सेट हो गया, और मैच बहुत ही शानदार था। सीरियसली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, स्पेशली मॉन्टेस फोर्ड और चैट गेबल की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी इस मैच में। और अगर मैं चैट गेबल की परफॉर्मेंस की बात करूं तो नो डाउट बहुत शानदार थी, बहुत अच्छे मूव्स लगा रहे थे। हार्डकोर रेसलिंग, वो जो मैट रेसलिंग होती है वो बहुत बढ़िया कर रहे थे। जर्मन सुप्लेक्स तो ऐसे ही लगा दे रहे थे वो। और आपको पता है कि मॉन्टेस फोर्ड कितने एथलेटिक हैं, कितने मतलब हाई फ्लाइंग मूव्स लगा सकते हैं, और एक गजब की फ्रॉग स्प्लैश लगाई थी उन्होंने, बहुत शानदार थी वो। लेकिन आपको पहले से पता है कि मैच हो रहा था होम टाउन में कर्ट एंगल के, और कर्ट एंगल के सपोर्ट में थे स्ट्रीट प्रॉफिट्स, तो मैच तो उन्हें ही जीतना था, और ऐसा हुआ भी। एंजेलो डॉकिंस ने ओटिस को रिंग साइड के बाहर पहुंचा दिया, और मॉन्टेस फोर्ड ने एक स्प्लैश लगाया, एक जबरदस्त स्प्लैश लगाया चैट गेबल के ऊपर, और फिर पिन हो गए हमारे चैट गेबल। और स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने कर्ट एंगल के साथ सेलिब्रेट किया, उनको अपनी कॉफी पिलाई जो कर्ट एंगल को बिल्कुल पसंद नहीं आई, उन्होंने थूक दी, और फिर उन्होंने निकाली अपनी मिल्क बॉटल्स। जिसके बाद अगला सेगमेंट होना होता है एक इंटरव्यू सेगमेंट था मैट रिडल और सेथ रॉलिंस का, और एक्चुअल में शेड्यूल था सेथ रॉलिंस और मैट रिडल का फेस ऑफ रिंग में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि बिकॉज ये दोनों बुरी तरह लड़ चुके थे पार्किंग लॉट में रॉ स्टार्ट होने से पहले। और स्टार्टिंग से इस सेगमेंट में थोड़ी बहुत बहसबाजी होने लगती है, लेकिन फिर कोरी ग्रेव्स इस पूरे सेगमेंट को सही से ठीक से कंडक्ट करवाते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस कहते हैं जो मैंने शुरू किया वो मैं खत्म करूंगा क्लैश एट दी कासल में, मैं वो टॉप पे हूं और मैट रिडल बहुत छोटा है, बहुत नीचे है, और जैसे मैंने कोडी रोड्स को निपटाया वैसे मैं मैट रिडल को भी निपटा दूंगा क्लैश एट दी कासल में, और फिर मैं जाऊंगा अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप की तरफ। और मैट रिडल कहते हैं सेथ रॉलिंस को कि तुम्हारी मैरिज में या तुम्हारे घर में सिर्फ एक ही मैन है, वो है बेकी लिंच। और पर्सनल शॉट्स काफी लिए गए इस सेगमेंट के दौरान। सेथ रॉलिंस ने डिवोर्स वाली बात करी मैट रिडल की, जबकि मैट रिडल ने बात करी उनकी फैमिली की, बेकी लिंच की। और
और बिना रिंग में एक दूसरे से भिड़वाए बिना WWE ने इस फ्यूड को एक लेवल और ऊपर पहुंचा दिया सिर्फ इन पर्सनल कमेंट्स की वजह से। जिसके बाद अगला मैच था बॉबी लैशली वर्सेस मिज का यूएस चैंपियनशिप के लिए। और इस मैच की शुरुआत से पहले कई हमने बैक स्टेज सेगमेंट देखे जहां पे मिज बहुत ज्यादा डरे हुए थे, बहुत ज्यादा मतलब खौफ में लग रहे थे। उनको बार बार डेक्स्टर लूमिस दिख रहे थे जबकि वो थे नहीं, बिकॉज कुछ सिक्योरिटी गार्ड उन्हें डेक्स्टर लूमिस जैसे लग रहे थे। इसके अलावा जब एडम पेयर्स उनसे पूछते हैं कि तुम्हें अपनी किडनैपिंग के बारे में या डेक्स्टर लूमिस के बारे में कुछ कहना है, कुछ चार्जेस लगाने हैं उनपे, तो बिल्कुल मिज मना कर देते हैं, इतने डर में थे वो। जिसके बाद मिज भी बाहर आ जाते हैं और बॉबी लैशली और मिज का मैच सेट हो जाता है यूएस चैंपियनशिप के लिए। मैच की बात करूं तो मैच ठीक ठाक सा था। ये स्टार्टिंग में कोशिश करी मिज ने बॉबी लैशली को थोड़ा डाउन करने की, लेकिन एक बार बॉबी लैशली ने जब पकड़ बना ली उसके बाद तो मिज को बिल्कुल बुरा हाल कर दिया उन्होंने। अब चलते हैं एंडिंग मोमेंट की तरफ जहां पे मिज ने देख लिया डेक्स्टर लूमिस को क्राउड में। वो गए बिल्कुल डर हक्के बक्के से रह गए। इतने में मौका मिला बॉबी लैशली को और उन्होंने लगा दिया हर्ट लॉक। तो मिज के ऊपर खौफ अभी भी जारी है डेक्स्टर लूमिस का। तो देखते हैं WWE स्टोरी लाइन को कैसे अपडेट करती है। जिसके बाद एंट्री होती है सैमी ज़ेन और ऊसोस की, यानी हमारे ब्लड लाइन की। और जिमी ऊसो बताते हैं कि अगले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में 2 साल पूरे होने की खुशी में रोमन रेंस के टाइटल रेन की खुशी में एक सेलिब्रेशन होगा। और इतने में फटाक से सैमी ज़ेन बोले कि रोमन रेंस ने मुझे अपॉइंट किया एज अ मास्टर ऑफ सेरेमनी, यानी सेरेमनी को सारा मतलब कंडक्ट करेंगे हमारे सैमी ज़ेन। जिस पर जिमी ऊसो ने बहुत ही गंदा लुक दिया था हमारे सैमी ज़ेन को। और फिर सैमी ज़ेन फटाक से बोलते हैं अरे तुम तो बहुत बढ़िया चैंपियन हो, तुम तो बहुत लेजेंडरी चैंपियन हो। और मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा लुक क्यों दिया था जिमी ऊसो ने। जिसके बाद एंट्री होती है केविन ओवेंस की। और केविन ओवेंस कहते हैं कि ये आज भी केविन ओवेंस शो है, यानी रॉ आज भी केविन ओवेंस शो है, तो ब्लड लाइन का यहाँ कोई काम नहीं है। केविन ओवेंस बात करते हैं कि बहुत बुरा लग रहा है मुझे सैमी ज़ेन के लिए कि सैमी ज़ेन ब्लड लाइन के पीछे घूम रहा है, जबकि तुम बहुत ग्रेट हो और तुम बहुत बढ़िया कर सकते हो। और केविन ओवेंस ये भी कहते हैं कि सैमी ज़ेन तुम्हें रियलाइज करना चाहिए, तुम्हें डीप अंदर से सोचना चाहिए कि तुम क्यों खड़े हो ब्लड लाइन के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ कि पूरा मामला क्या है। असल में ऊसोस पसंद नहीं करते सैमी ज़ेन को, लेकिन सैमी ज़ेन ब्लड लाइन से चिपकना चाहते हैं। लेकिन केविन ओवेंस चाहते हैं कि सैमी ज़ेन उनकी साइड आ जाए। और ये सेगमेंट सिर्फ इसीलिए था ताकि बीच बोए जा सके बहुत बड़ी फ्यूड के लिए, जहां पे एक तरफ होंगे केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन और दूसरी तरफ होंगे ऊसोस। जिसके बाद केविन ओवेंस और जे ऊसो का मैच सेट हो जाता है और ये मैच स्टार्ट भी हो जाता है। मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही शानदार था, मैच बहुत बढ़िया था, ज्यादा लंबा मैच गया नहीं है। और एंडिंग मोमेंट की बात करूं तो सैमी ज़ेन के हाथ में होती है चेयर और केविन ओवेंस रोप्स में झूल रहे होते हैं। और सैमी ज़ेन मार सकते थे चेयर, लेकिन उन्होंने मारी नहीं। और इतने में जे ऊसो को पड़ गया स्टनर केविन ओवेंस के द्वारा और केविन ओवेंस ने पिन कर दिया जे ऊसो को। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के बीच मुलाकात या प्रेम भाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ये चीज ऊसोस को पसंद नहीं आ रही है। तो देखते हैं आगे स्टोरी लाइन कैसी जाती है। और हमें एक बैकस्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे मिज अपनी गाड़ी से भाग रहे होते हैं और उसी गाड़ी में डेक्स्टर लूमिस भी बैठे होते हैं। और हमने एक लेजेंडरी सेगमेंट देखा 20 साल बाद, जब कर्ट एंगल और एज का वो जो यूसक वाला मामला था वो आगे बढ़ाया गया। 20 साल पहले भी वो फनी था और आज भी वो बहुत ही फनी लग रहा था, बहुत ही मस्त सेगमेंट था वो। इसके अलावा जॉनी गार्गैनो और ऑस्टिन थ्योरी के बीच भी हमने एक बैक स्टेज सेगमेंट देखा जहाँ पे जॉनी गार्गैनो थोड़ा बहुत नॉर्मल लग रहे थे जबकि ऑस्टिन थ्योरी उन्हें डरा रहे थे। अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ जहाँ पे था वुमेन्स टैग टीम टूर्नामेंट का फाइनल और जो भी इस मैच को जीतता वो बनता वुमेन्स टैग टीम चैंपियन। एक तरफ थी डैमेज कंट्रोल से डिकोटा काय और ईओ स्काई और दूसरी तरफ थी आलिया और रॉकेल रॉड्रिगस। मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया मैच था। आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये जरूर मैच देखना जाके। और बेली की इन्वॉल्वमेंट भी थी इस मैच में, उन्होंने कई बार चुन ली इस मैच के दौरान। इसके अलावा मैच की क्वालिटी बहुत बढ़िया थी। अब मैं आपको एंडिंग मोमेंट बताता हूँ। रकेल रॉड्रिगस ने पिन कर दिया रोल अप के सहारे से ईओ स्काई को और आलिया और रकेल रॉड्रिगस बन चुकी है हमारी न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियन। तो बहुत से लोग सोच रहे थे कि डैमेज कंट्रोल इस मैच को जीतेगी। मैंने सोशल मीडिया पे देखा भी था कि बहुत सा सपोर्ट मिल रहा था डैमेज कंट्रोल को, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और WWE ने रकेल रॉड्रिगस और आलिया को जिता दिया ये चैंपियनशिप। जिसके बाद डैमेज कंट्रोल की टीम अटैक करने वाली होती है आलिया और रकेल रॉड्रिगस पे, लेकिन तभी एंट्री होती है आस्का, एलेक्सा ब्लिस और बियांका ब्लेयर की और हील टीम को, हील फैक्शन को वहां से भागना पड़ जाता है और यहाँ से चली गई रॉ ऑफ एयर। और बहुत ही कमाल का शो था सीरियसली। बहुत सारी चीजें WWE ने छोटी छोटी करी लेकिन बहुत इंपैक्ट पड़ा उनका। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।